3 अप्रैल 1868 की शाम पूरे बनारस में गहमा गहमी का माहौल। शहर के बड़े बड़े सेठ, साहित्यकार, कलाकार, बुद्धिजीवी, देसी विदेशी हाकिम, सैन्य अधिकारी, पहुंच वाले लोग, पंडित, विद्वान, सभी के संवरिया, बगियाँ, इक्के तांगे आदि कंटेनमेंट में असेंबली रूम की ओर चले जा रहे थे। सभी में उत्सुकता थी महाराज बनारस द्वारा आयोजित नया तमाशा थिएटर देखने की। उसी दिन भारत में पहली बार शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत हिंदी नाटक जानकी मंगल का मंचन हुआ। इसी आधार पर बाद में 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस घोषित किया गया। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया। आज हिंदी रंगमंच दिवस है। रंगमंच की परिभाषा छिपी हुई नहीं है। इस वक्त मैं हूं मधेपुरा में, हमारी टीम है मधेपुरा में। हमारे पीछे रंगमंच के तमाम रंगमंच के कलाकार बैठे हुए हैं। आज इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि रंगमंच में आने के बाद इनकी संघर्षों की क्या कहानी रही है, क्या इन लोगों को रिक्वायरमेंट रहा है, क्या फुलफिल हुआ है और क्या कमियां रह गई हैं, और आने वाले भविष्य में रंगमंच की क्या इसका फ्यूचर होगा, क्या भविष्य होगा। इन सभी बातों पे अभी हम चर्चा करेंगे। अपने इस खास शो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इन लोगों के से परिचय करवा दूं। तो सबसे पहले मैं जुड़ूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? विकास कुमार। किस संस्था से आप? सृजन दर्पण सचिव। सृजन दर्पण। सृजन दर्पण से हैं जी। आपका नाम सर? सुभाष चंद्र, इप्टा से हूँ और नेशनल इप्टा का सदस्य हूँ। आपका परिचय सर? ओम प्रकाश ओम, अध्यक्ष सृजन दर्पण। चलिए, आपका परिचय सर? सुनीत साना, प्रांगण रंगमंच कार्यक्रम पदाधिकारी मधेपुरा। चलिए, आपका परिचय सर? नवाचार रंगमंडल से अमित कुमार अंशु। आपका सर? नवाचार रंगमंडल से मोहम्मद आतिफ। ये वो तमाम रंगमंच से जुड़े हुए कलाकार हैं जो मधेपुरा में कला को, रंगमंच को, इसकी भविष्य को लेके लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संवारने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे अब इन लोगों से सीधे हम पहुंचते हैं, इन लोगों से बात करते हैं कि जो ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं, किन किन परेशानियों को झेलते हुए ये लोग रंगमंच को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मैं विकास जी के पास चलता हूँ। विकास जी, तत्काल जो अभी रंगमंच की व्यवस्था है, आज रंगमंच दिवस है, सबसे पहले तो सभी लोगों को हार्दिक बधाई है, सभी जो रंगमंच से जुड़े हुए कलाकार हैं। जो रंगमंच की तत्कालीन व्यवस्था है, जो आप लोग इसको झेल के आगे बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या क्या आप लोगों को कठिनाइयाँ सामने आई थी जैसे शुरुआत हुआ था इसका? सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई इस आयोजन के लिए, और साथ ही सभी जितने भी देश के रंगकर्मी हैं, कलाकार हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हिंदी रंगमंच दिवस की। मुख्य रूप से आज जो हिंदी खास करके रंगमंच का जो स्थिति है, जो खास करके हमारे यहाँ अपने यहाँ जो है काफ़ी मतलब नाटक जो हम लोग करते हैं, नाटक करने के लिए भैया भी काफ़ी संघर्ष किए हैं। इससे पहले मैं बता दूं, जो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो अभी यहाँ जो अभिभावक हैं वो मुख्य रूप से अपने बच्चे को इस ओर नहीं जाने के देना चाहते हैं। कलाकार बन के क्या करेगा, कलाकार बन के क्या करेगा, कलाकार बन के क्या तुमको मिलेगा। और ख़ास करके अभी के युवाओं में ख़ास करके देखा गया है, जो अभिभावक भी चाहते हैं जो बच्चे पढ़ लिख के कहीं नौकरी करें, कलाकार बन के मतलब क्या मिलेगा उनको। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक नाटक के प्रति, कला के प्रति, रंगमंच के प्रति जो होना चाहिए लगाव, वो लगाव नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। और जो कलाकार, जो कुछ मतलब शहर में गिने चुने कलाकार हैं जो करते हैं, इससे जुड़े हुए हैं, जो विभिन्न मंचों से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे नाटक करते रहते हैं, उनको भी बहुत परेशानी होती है। लोगों से मतलब केवल स्नेह और सहयोग भी जो मिलना चाहिए कहीं ना कहीं लगता है नहीं मिल पाता। फिर भी मिलता है दर्शकों को, तब तो एक कलाकार करता है अच्छा। और आगे और लोगों को इससे जुड़ना चाहिए, मेरा यही कहना होगा। और
लोग को जोड़ना चाहिए, लोगों को एक कलाकार को मतलब आगे अच्छा कर रहे हैं जो उनको सहयोग देना चाहिए। और बहुत सारे मधेपुरा में भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हुए हैं जो देश स्तर पे अपना नाम मधेपुरा का नाम रोशन किए हैं, वो भी आज इससे धीरे धीरे कट जाते हैं। मतलब रोजी रोटी, इसमें रोजी रोटी नहीं है और सरकार को भी इसके लिए पहल करनी चाहिए। कलाकार का भी कहीं ना कहीं एक मतलब ये होना चाहिए और कलाकार को भी, कला को भी नौकरी में दर्जा मिलना चाहिए। ये सब समस्याएं तो हैं। सबसे पहले जो हिंदी रंगमंच की आप सबों को बधाई, तमाम जो कलाकार हैं, जो रंगकर्मी हैं, उन्हें बधाई। देखिए, एक समस्या है, मैं एक आपको कहना चाहता हूँ। एक कहावत है, देसी कहावत है, एक तो करेला अपने तीता दूजा नीम चढ़ा। स्थिति भयावह है। रंगमंच, आधुनिक रंगमंच की जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, सुदूर कोसी का इलाका है, यहाँ लोगों को रंगमंच के बारे में बहुत पता नहीं है। चाहे जो बच्चे, जो पेरेंट, जो माता पिता इस ओर नहीं भेजना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। मैं विकास जी की इन बातों से सहमत नहीं हूँ कि रोजी रोटी नहीं है। रोजी रोटी हर जगह है। आपको ईमानदारी पूर्वक आपको उसमें काम करना पड़ेगा। किसी भी, आप एक साथ दो नाव पर पैर नहीं रख सकते हैं। आप यदि ईमानदारी पूर्वक किसी भी काम को करेंगे तो उसमें सफलता मिलती है। और जहाँ तक बात है कि आधुनिक थिएटर, आधुनिक रंगमंच, यहाँ पर थोड़ा सा लोगों में रंगमंच के प्रति जो दर्शक नहीं है। जब यहाँ इप्टा की शुरुआत हुई 1996 में, तो शायद एक ही संस्था रंगमंच के लिए काम करती थी जिसका नाम इप्टा है, बिहार में भी और बिहार के बाहर भी। लेकिन अभी बहुत सबको शुभकामना है कि यहाँ इप्टा जैसे संगठन का गठन हुआ, उनसे सारे लोग वहीं से मतलब आगे बढ़े हैं, वहीं से निकले हैं। ये सबको बधाई है, सबको इसके लिए शुभकामना है। आप काम कीजिए, बहुत बेहतर काम कीजिए। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि इसमें रोजी रोटी नहीं है। मधेपुरा में आप देख लीजिए, एक बहुत बड़े लागत से ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है, लेकिन उनमें सुविधाएं क्या हैं? जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं, अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया है। आपको मैं बता दूं कि जो ठेकेदारी की बात होती है ना, जो उसको बनाने वाले लोग हैं ना, किन्हीं को दीवार बनाने के लिए मिलता है, किन्हीं को चदरा देने के लिए मिलता है। अब उसमें कुर्सी नहीं है, स्टेज नहीं है, लाइट नहीं है, तमाम तरह की असुविधाएं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए। रंगमंच को आप एक तरफ कह रहे हो कि रंगमंच को बढ़ावा मिलना चाहिए, कलाकारों को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आप सुविधाएं क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल कलाकारों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है यहाँ। सर्वप्रथम विश्व हिंदी रंगमंच के अवसर पर तमाम कला के तपस्वियों, कलाकारों, साधकों को बहुत बहुत शुभकामना। और आप लोगों को भी कि इस बेहतरीन समस्या को आप लोग उठा रहे हैं, लोगों तक ले जा रहे हैं। पहली बात ये है कि कला की जीवंतता इसमें होती है कि वह आम लोगों की समस्याओं, सरकार और फिर जो संस्थाएं होती हैं उसकी विद्रूपताओं को दिखाना उसका मुख्य काम है। और जब तक ये काम रंगमंच करता है तब तक उसकी जीवंतता होती है, और जब उस काम से वो विरत होते हैं तब फिर उसकी सार्थकता घटती चली जाती है। पहली बात तो ये है कि जो इसको दर्शक नहीं मिल रहा है, उसके दो कारण हैं। पहली बात यह है, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी, हिंदी रंगमंच की बात जो हम लोग करते हैं, उस समय जब पारसी थिएटर चलता था, जो व्यावसायिक और भी थिएटर हुआ करते थे, फिर पृथ्वी थिएटर की शुरुआत हुई थी, इप्टा की शुरुआत हुई थी। उस समय आज़ादी के आंदोलन के दरमियान लोगों को जगाने के लिए, उस आंदोलन को तेज धार देने के लिए, जागृति लाने के लिए यह किया गया था एक मिशन के तहत। उस मिशन के तहत करने के कारण लोगों में उन्मेष हुआ, लोग उसको देखने सुनने जाते थे कुछ संदेश लेने के लिए, लोगों में जागृति लाने का उसका मुख्य काम था, वो करते थे। समय के साथ जब आज़ादी मिल भी गई तो जो उसका मुख्य काम था, उस काम से धीरे धीरे वो लोग अपने हटने लगे। दूसरी बात ये भी हुई कि जिस रंगमंच पर वो लोग जाते थे आनंद के लिहाज से, वह भी उसका मुख्य कारण होता है कि आनंद के लिए भी लोग वहाँ जाते हैं, बहुत चीज़ सीखते हैं। तो उसका एक दूसरा साधन उसके सामने आ गया, वही पृथ्वी थिएटर। जो पृथ्वीराज कपूर थे, वे जो काम करते थे रंगमंच के जरिए, वह फिल्मों के जरिए लोगों तक आने लगे। तो जो आनंद का एक जरिया था रंगमंच एकमात्र,
उसका एक दूसरा विकल्प हो गया उन लोगों के सामने, जिसको हम सिनेमा के माध्यम से जानते हैं। अब तो टीवी आदि जो चैनल हैं, फिर एंड्रॉयड मोबाइल सब के कारण लोग इतना कुछ देख लेते हैं मनोरंजन के साधनों को कि उस मनोरंजन के लिए वहाँ जाना उसको ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगता है। इसलिए तो बहुत सारे सिनेमा हॉल आदि सब लगभग मृतप्राय हो चुके हैं। पहले तो हम रंगकर्मी दिवस के लिए आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग ने हमें इनवाइट किया है। और आजकल जो है रंगकर्मी को है क्या कि ना, मतलब जगह नहीं मिल पाता है, इसी कारण से जो है कि लोग आगे इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ भी आर्थिक स्थिति के कारण अब कुछ लोग इससे टूटते जा रहे हैं कि क्या इसमें आगे बढ़ने का कोई सोर्स नहीं मिल पा रहा है, तो इसी कारण बस थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। प्लेटफॉर्म मिलने की कमी के कारण लग रहा है कि रंगकर्मी जो एक मंच तैयार हुआ था वो धीरे धीरे लोग अब टूटने लगे हैं, लोग छोड़ने लगे हैं। क्या कहना है स्पंसु जी आपका? एकदम सही बात है कि अभी हमारे भैया हैं सुभाष भैया, उन्होंने कहा कि हम उनकी बातों को काट नहीं रहे, लेकिन फिर भी क्या है कि आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं कलाकारों को इस रुख से तोड़ती जा रही है। पहले की स्थिति क्या थी? अगर नाटक को कहीं ना कहीं आप इतिहास को देखेंगे तो नाटक हमारे देश को जागरूक करने को लेकर या किसी भी विषय को जागरूक करने को लेकर शुरू हुआ, लेकिन बाद में यह प्रोफेशनल भी हुआ और अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन फिर बाद में जाकर के ये कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी कलाकारों को इस लाइन से तोड़ रही है, और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका सबसे ज़्यादा रही है कि वो कलाकारों पर ध्यान नहीं दे रही है। आप सरकार से एक अनुरोध है कि मतलब एक बात, आप रंगकर्मियों से सारा काम ले रहे हैं, आप कौन सा काम नहीं ले रहे हैं? आपको कोई भी विषय में अगर जागरूक करना हो तो सबसे पहले आपको नाटक वाले याद आते हैं। आपको कोरोना को लेकर के जागरूक करना हो तो आपको नाटक वाले याद आते हैं। आपको स्वास्थ्य में किसी भी विषय को लेकर जागरूक करना हो आपको नाटक वाले हैं। आपको शिक्षा को लेकर जागरूक करना हो आपको नाटक वाले याद आते हैं। लेकिन जब आपको नौकरी देने की बात आती है या नाटककारों को एक जगह देने की, एक प्लेटफॉर्म देने की बात आती है, तो फिर क्यों भूल जाते हैं? आप सरकार की बात छोड़ दें, आप आ जाएं स्थानीय स्तर पे, आप जिला प्रशासन की बात कर लें। आपके यहाँ पे टाउन हॉल है, कितनी अच्छी स्थिति है, किसी से छुपी नहीं है। आपके यहाँ कला भवन है, कितनी अच्छी स्थिति है, किसी से छुपी नहीं है। आपको हमें अगर एक छोटा सा नाटक करना हो, उस नाटक का खर्च आएगा 5,000 रुपया, मान लीजिए उसको खर्च आता है 5,000 रुपया, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा खर्च तो हमको अगर टाउन हॉल या कला भवन को लेना हो तो सबसे ज़्यादा खर्च उसमें आ जाती है। 8,000 रुपया 9,000 रुपया हमको उसका बिल पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुर्सी लेना पड़ेगा, टेंट लेना पड़ेगा, जनरेटर लेना पड़ेगा, सारा सुविधा आपको खुद लेके जाना पड़ेगा। मतलब कि आपको जिला प्रशासन एक छत दे रही है, अब छत के अंदर में हम कुछ भी नहीं देने वाले हैं आपको। आप राजधानी चले जाइए, जितने में यहाँ पे हमको हॉल मिलता है उतने में तो हमको वहाँ पूरा हो जाता है, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आपके यहाँ एक ऑडिटोरियम बना, जब ऑडिटोरियम शायद 2000 वर्ष 2017 में बनना शुरू हुआ तो यहाँ के रंगकर्मियों को बहुत अच्छा लगा कि अब हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो कम खर्चों में हमें मिलेगा, और शायद ये रंगकर्मियों के लिए ही बनाया जा रहा है। 17 में बनना शुरू हुआ, अभी वर्ष 2021 चल रहा है, अभी तक हम लोगों को यह पता नहीं है कि उसकी स्थिति क्या है। मतलब इसलिए पता नहीं कि वो अभी तो हम लोग को सौंपा ही नहीं गया, तो फिर पता होना ना होना बराबर सी बात हो जाती है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी तक हम लोगों को यह क्लियर नहीं किया गया है कि ऑडिटोरियम किन के लिए बना है। अगर रंगकर्मियों के लिए बना है तो रंगकर्मियों को उससे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है? क्या और जगहों की तरह हमें भी वो जगह मिलेगा रिहर्सल करने के लिए? हमें रिहर्सल करने के लिए जगह नहीं है। हमें नाटक का अगर पूर्वाभ्यास करना हो तो हमें किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, कहीं पे किन्हीं से हाथ जोड़कर, पाँव पकड़कर उनसे जगह मांगना पड़ता है। क्यों? ऐसा नहीं सभी जगह स्थिति ऐसी है। आप और जिलों में चले जाएं, आप राजधानी में चले जाएं, लोगों के पास जगह है। रंगकर्म करना है तो थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम समाज के आईना है, हर चीज़ में हम सुख सुविधा खोजेंगे, यह भी सही नहीं है। जब हम खुद दूसरे समाज की बुराइयों के लिए लड़ रहे हैं तो वाजिब है थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इतनी भी सही नहीं है कि जो अगर हमें हमारे भाई को मिले जो सुविधा वो हमें ना मिले तो फिर तो हमें कष्ट होगा। फिर आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आप हमें सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। तो इन सभी बातों पे सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन को सोचने की बहुत ज़रूरत है कि रंगकर्मियों को क्या वो समस्याओं का निदान वो किस तरह से कर सकते हैं। चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है।
जी, मैं अमित अंशु जी के बात से सहमत हूँ। हाल के दिन में ही कोरोना आया था, और कोरोना के लेके आम जनों को जागरूक करना था, तो रंगकर्मियों को हाईजैक किया गया। उससे एक नुक्कड़ नाटक करवाया गया, शॉर्ट फिल्म बनवाया गया, और वह जगह जगह प्रकाशित किया गया, जिससे कि पब्लिक जागरूक हो सके ये कोरोना वायरस क्या है। और जहाँ तक बात है रंगकर्मियों की आर्थिक स्थिति के बाद, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कला के क्षेत्र में पैसा बहुत है। आप देख लीजिए, संगीतकार जो हैं उसको नौकरी दिया जाता है, संगीत टीचर बन गए। जो पेंटर है फाइन आर्ट्स, उसको फाइन आर्ट्स के टीचर बना दिए गए। जो नृत्य करते हैं वो नृत्य के शिक्षक बन गए। लेकिन जो रंगकर्मी हैं, जो नाटककार हैं, जो नाटक करते हैं, नाटक लिखते हैं, देखते हैं, उसके सरकार के पास कोई सुविधा नहीं है। हम लोग पूरे बिहार में डिग्रीधारी रंगकर्मी हैं, डिग्रीधारी रंगकर्मी हैं, संख्या मान चलिए जो भी हो, 1000, 2000, 500। पिछले कई महीनों से हम लोग नाटक शिक्षक की बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, पत्र के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी हम लोग को नहीं दिया गया आश्वासन कि इस पर बात कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आखिर रंगकर्मी जाए तो जाए कहाँ? जब सरकार को ज़रूरत होती है रंगकर्मियों की, तब याद आता है कि वो रंगकर्मी भी कोई है, कोई नाटक का कलाकार भी है, उसको हाईजैक करना है, उसको लेना है, उससे नाटक करवाना है। चुनाव आता है तो चुनाव प्रचार करने के लिए कौन है? रंगकर्मी है। उसको लो, उसको 200, 400, 500 रुपया रोज़ दो, उसे नाटक करवाओ, चुनाव का प्रचार करवाओ। चुनाव जीत गया वो अपने घर। उसके बाद नाटक का वाले लोगों से सरकार को कोई मतलब नहीं होता कि वो मर रहा है या जी रहा है या खा रहा है या सो रहा है। बात रही ऑडिटोरियम की, लगभग 3 करोड़ की लागत से बनी है ऑडिटोरियम शहर में। 4.25 करोड़, 4.25 करोड़ की लागत से। हाँ, बनी है, 4.25 करोड़ की लागत से बनी है ऑडिटोरियम। लेकिन उसमें व्यवस्था क्या है? कुछ भी नहीं। अगर खुला ही नहीं तो व्यवस्था आप कैसे वही देखेंगे? हुआ, आज तो उसका ताला ही नहीं खुला। हम लोग देख भी नहीं पाए अंदर घुस के कि वो किस टाइप का बना है। जब वो बनना शुरू हुआ था तो हम कलाकारों को एक उम्मीद की किरण जगी थी कि चलो आप सस्ते सुविधा में हम लोग को प्रोग्राम करने का मौका मिलेगा, प्रोग्राम करने के लिए दर दर की ठोकर नहीं खाने पड़ेगी। लेकिन कई साल हो चुके हैं, आज तक उसका ताला नहीं खुला है। तो फिर रंगकर्मी जाए तो जाए कहाँ? मैं बस सरकार से ही मांग करना चाहूँगा कि जिस तरह कला के क्षेत्र में अन्य कलाकारों को रोज़गार दी जाती है, उस तरह हम लोग रंगकर्मियों को भी, नाटक कर्मियों को भी रोज़गार दे, ताकि उसका जीवन यापन अच्छे से अच्छे हो सके। ये तमाम तरह के दर्द जो यहाँ का स्थानीय कलाकार हैं, रंगकर्मी हैं, छलक के आपके सामने आया। सरकार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर आज हिंदी रंगमंच दिवस है, तब आपको आज हम ये एपिसोड दिखा रहे थे। अगर हमारा यह एपिसोड आपको पसंद आया हो और हमारे इस एपिसोड को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें।